हेलो माय डियर फ्रेंड। मैं आपका अपने चैनल थिंक फिनटेक पे स्वागत करता हूं, जहां पर हम हर हफ्ते आपके लिए लेके आते हैं टेक्नोलॉजी से जुड़ी बातें एक आम इंसान की भाषा में। और आज हम बात करने वाले हैं पीओडब्ल्यू, पीओएस एंड पीओए माइनिंग प्रोसेसेस क्या हैं और ये कैसे काम करती हैं। इससे पहले कि हम आज की वीडियो की शुरुआत करें, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर हफ्ते आप तक नई वीडियो सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए आज की बातचीत की शुरुआत करते हैं। माइनिंग तीन तरीके की प्रोसेस से की जा सकती है: प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक और प्रूफ ऑफ अथॉरिटी। इन तीनों में क्या अंतर है और ये कैसे काम करती हैं, इसके बारे में आज के वीडियो में समझने वाले हैं। प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर माइनर्स को एक क्रिप्टोग्राफिक पजल दी जाती है सॉल्व करने के लिए, और जो भी माइनर सबसे पहले उस क्रिप्टोग्राफिक पजल को सॉल्व कर लेता है, उसी को विनर घोषित करके बिटकॉइन या जो भी करेंसी उसके ऊपर यूज करी जा रही है, जिसपे वो प्रोसेस चलाई जा रही है, वो इनाम में दी जाती है। अब जब माइनर्स कम होते हैं, शुरुआत में जब माइनर्स कम होते थे तो पजल बहुत सिंपल हुआ करती थी, पर जैसे जैसे माइनर्स बढ़ते चले गए तो पजल की डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ती चली गई। और अब एक ऐसी पोजीशन आ चुकी है कि पजल की जो डिफिकल्टी लेवल है वो इतनी बढ़ चुकी है कि माइनर्स बहुत ज़्यादा पैसा हैवी कंप्यूटेशन पावर वाले कंप्यूटर्स के अंदर लगाना स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत बड़े बड़े माइनिंग फर्म्स खोली जा चुकी हैं। इसकी वजह से बहुत हैवी इलेक्ट्रिक यूजेज होता है और ये बिल्कुल भी इको फ्रेंडली नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक जितनी बिजली बिटकॉइन को माइन करने में एक साल में लगती है, उतनी बिजली से 5 मिलियन यूएस हाउस होल्ड्स के घर में बिजली पहुंचाई जा सकती है। जस्ट इमेजिन, 5 मिलियन यूएस हाउस होल्ड्स। इतना ही नहीं, उतनी बिजली से पूरे के पूरे न्यूजीलैंड या पूरे के पूरे हंगरी देश को बिजली सप्लाई की जा सकती है। इतनी ज़्यादा बिजली बिटकॉइन को माइन करने में एक साल में लग जाती है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए एक दूसरी माइनिंग प्रोसेस निकाली गई जिसका नाम था पीओएस। पीओएस के अंदर कोई भी माइनर्स नहीं होते, वैलिडेटर्स होते हैं, और वो मिंटिंग या फॉर्जिंग एक्टिविटी करते हैं। उस प्रोसेस को मिंटिंग या फॉर्जिंग कहा जाता है। पीओएस के अंदर एक रैंडम वैलिडेटर को सिलेक्ट किया जाता है आउट ऑफ अ पूल ऑफ एलिजिबल वैलिडेटर्स, ताकि वो ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट कर सके। अब उन्हें अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस पर वैलिडेटर बनाया जाता है, परंतु जो सबसे प्रोमिनेंट कंडीशन होती है वो ये होती है कि उनको अपने कॉइन्स का एक हिस्सा एज सिक्योरिटी कंपनी के साथ जमा कराना होता है। यानी कि उनको अपना स्टेक, अपना हिस्सेदारी कंपनी में जमा करानी होती है ताकि उनको वैलिडेटर बनाया जाए। और ये काम इसलिए किया जाता है ताकि कोई भी वैलिडेटर किसी भी फ्रॉड एक्टिविटी में शामिल ना हो, क्योंकि जितना हिस्सा, जितने अपने कॉइन्स उसने अगर कंपनी के पास सबमिट कर रखे हैं, ट्रांजैक्शन को अप्रूव करने पे जो कॉइन या जो बेनिफिट उसको मिलता है वो उसके मुकाबले बहुत कम होता है। तो अगर कोई भी वैलिडेटर फ्रॉड एक्टिविटी में शामिल होगा तो उसको एक बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि उसका अपना कॉइन, उसका अपना हिस्सा ऑलरेडी कंपनी के पास सिक्योरिटी रखा हुआ है। तो कोई भी वैलिडेटर किसी भी फ्रॉड एक्टिविटी में शामिल नहीं होता है। यहाँ पर जिसका जितना ज़्यादा स्टेक होगा उसके उतने ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं सेलेक्ट होने के लिए। उदाहरण के लिए, अगर बॉब ने $100 का स्टेक कंपनी में सबमिट किया हुआ है और एलिस ने $1000 का स्टेक कंपनी में सिलेक्ट किया हुआ है, तो एलिस के सिलेक्ट होने के चांसेस हर बार बॉब के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा है। परंतु ये अकेला प्रोसेस नहीं होता, इसलिए एक एल्गोरिथम के ज़रिए सेलेक्ट किया जाता है। परंतु जो सबसे प्रोमिनेंट होता है वो यही स्टेक के ऊपर डिसाइड किया जाता है। प्रूफ ऑफ अथॉरिटी के अंदर जब हम बात करते हैं तो प्रूफ ऑफ अथॉरिटी प्रूफ ऑफ स्टेक से थोड़ा सा ही अलग होता है। ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे कि प्रूफ ऑफ स्टेक काम करता है, कि एक पूल में से एक वैलिडेटर को सिलेक्ट किया जाता है। बस केवल एक फ़र्क हो जाता है कि यहाँ पर जो
पूल है वैलिडेटर्स का उसको और छोटा कर दिया जाता है, और एक बार जो वैलिडेटर्स को सेलेक्ट कर दिया जाता है, हर बारी उन्हीं वैलिडेटर्स में से किसी एक को ट्रांजैक्शन अप्रूव करने के लिए दिया जाता है। यानी कि एक बार सिलेक्शन करने के बाद उस पूल को क्लोज कर दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर बिनेंस केवल 21 वैलिडेटर्स के पूल्स के साथ काम करता है, यानी कि हर बार जो भी ट्रांजैक्शन होगी केवल उन्हीं 21 में से किसी एक वैलिडेटर को उस ट्रांजैक्शन को अप्रूव करने का मौका दिया जाएगा, भले ही उन 21 के अलावा किसी और व्यक्ति के पास बिनेंस का उससे ज़्यादा स्टेक हो और वो कंपनी को देने को भी तैयार हो, तब भी केवल उन्हीं 21 वैलिडेटर्स में से ही किसी एक को चुना जाएगा प्रोसेस को अप्रूव करने के लिए। इससे स्पीड और ज़्यादा बढ़ जाती है। पॉपुलर क्रिप्टो करेंसीज अगर हम बात करें कि हर एक माइनिंग प्रोसेस पे कौन कौन सी पॉपुलर क्रिप्टो करेंसीज काम कर रही हैं, तो प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर बिटकॉइन और इथेरियम काम कर रही हैं। परंतु क्योंकि प्रूफ ऑफ वर्क में स्पीड बहुत स्लो हो जाती है, क्योंकि बहुत बड़ी कंप्यूटेशन पावर और बहुत बड़ा कंपटीशन क्रिएट होता है, उसको फास्ट करने के लिए इथेरियम अपना जो सेकंड वर्जन लेके आ रहा है इथेरियम 2.0, उसके अंदर वो अपनी माइनिंग प्रोसेस को प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पे शिफ्ट कर रहा है। ट्रॉन ऑलरेडी प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम कर रहा है। प्रूफ ऑफ अथॉरिटी का जो सबसे पॉपुलर कॉइन है वो है बिनेंस, बिनेंस कॉइन, जिसका अपना खुद का एक्सचेंज भी है। और एक नया कॉइन मीथर, एमएनसी कॉइन या एम कॉइन भी अभी अभी रिसेंटली मार्केट में लॉन्च हुआ है, जिसके ऊपर आगे हम चीज़ों को देख सकते हैं। सो ये था आज की बातचीत के लिए। आगे की बातचीत के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बिकॉज थिंक फिनटेक के ऊपर हम एक आम इंसान की भाषा में टेक्नोलॉजी की बातें करते हैं। कम बैक अगेन on next Saturday. Thank you very much. Stay safe, stay blessed. Bye. Take care.